हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर सेकंड का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ में इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये पाएंगे, सच में ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई डाउट है। मैं आपसे 100% कह रहा हूं, अगर आप जो बच्चा मेरे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर रहा है वो बच्चा एज इट इज जब पेपर में बैठा होगा ना तो याद करेगा कि हाँ सर ने इस टाइप के क्वेश्चंस ये मुझे कराए हुए हैं। तो ये सीरीज जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए आप सभी बच्चे इसको पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करें। मैं भी चाहूँ तो एक चैप्टर में से 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन मैं भी आपको 50 क्वेश्चन कम से कम करा रहा हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से कहूंगा कि नए क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए आपको हमारा जो सैंपल पेपर है एडुकार्ड का आप उसको प्रैक्टिस करें। इसको ऑर्डर करने की जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे रहा हूं। लेट मत होना, अभी आप इसको ऑर्डर करें। अभी एकदम गोल्डन टाइम चल रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो कर लो, सैंपल पेपर को फॉलो कर लो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है। हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी लास्ट हमने शायद क्वेश्चन नंबर 24-25 तक कर लिया था। उसके बाद के क्वेश्चंस आप ये देखेंगे कि बिल्कुल जो पुराने जो क्वेश्चन थे इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह पर वहीं से थे। तो अभी हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम 32। टेंशन मत लो, जो भी करूंगा आपके लिए अच्छा ही करूंगा। ठीक, चलिए। तो अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 32 जो मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर से कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा। देखो भाई आपको बता दें कैपेसिटर, क्योंकि हमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो ब्रीफ सा रिवीजन मैं आपको दूंगा। हालांकि इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन चलिए फिर भी एक ब्रीफ रिवीजन। देखो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक, ये पूरे इस लेक्चर के लिए आप बेसिक जान लें, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, एक प्लेट हम हमेशा अर्थिंग करते हैं इसकी। ये इस पर मान के चलते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन डी है। तो कैपेसिटेंस जो होती है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये रिवीजन है आपका। ठीक, अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो होती है, कैपेसिटेंस सी डैश, अगर नई कैपेसिटेंस की हम बात करेंगे तो के टाइम्स जो कैपेसिटेंस है ये बढ़ जाती है। के इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। ठीक, ध्यान देंगे कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है, वोल्टेज वी डैश ये के टाइम्स घट जाता है। अब वोल्टेज घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो पहले थी विदाउट डाइलेक्ट्रिक वो क्या हो जाता है, ये भी के टाइम्स घट जाती है। क्लियर है, ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक, नाउ आपको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से, मैं आपको बता दूं ये कब का है, डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद की प्रोसेस है। क्लियर। नाउ अभी समझिए कि डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है, इंसर्ट करने से पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स घट जाता है और ये भी के टाइम्स घट जाता है, लेकिन चार्ज जो होता है चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्लियर, चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्लियर नाउ, लेकिन अभी क्या है, ये है जब इसमें बैटरी कनेक्टेड ना हो, जब बैटरी कनेक्टेड ना हो, ये कौन से केसेस हैं, केसेस विदाउट बैटरी, केसेस या केस विदाउट बैटरी। मतलब एक बार इसको आपने चार्ज करके रख दिया, इसकी कैपेसिटेंस इतनी हो गई, इसके बाद ये देखो चार्ज कांस्टेंट कैसे है सर, क्योंकि देखो Q इज इक्वल टू सी भी होता है। ठीक, अगर K टाइम्स जो है कैपेसिटेंस बढ़ जाती है तो वोल्टेज के टाइम्स घट जाता है, तो चार्ज तो आपका कांस्टेंट रहने ही वाला है, इसलिए चार्ज कांस्टेंट है। क्लियर नाउ
अब ये पूरे जो है लेक्चर के लिए आपको काम आएगा और आप जब आगे पढ़ेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, यदि बैटरी कनेक्टेड है तब सुन लो, देखो क्या होगा, तब आप सुनिए। देखिए तो अभी क्या है ना, जैसे एक्चुअल में अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का काम ही क्या होता है, एक बात बताओ। बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया आपने, पहले कैपेसिटेंस कितनी है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक, तो जो कैपेसिटेंस होगी ये K टाइम्स बढ़ जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटेंस के जो पहले कैपेसिटेंस थी। अच्छा, लेकिन यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, डाइलेक्ट्रिक आप ऐड कर दो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। बैटरी का काम ही होता है किसी भी कीमत पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये घटने नहीं देगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, तो V डैश विल बी इक्वल टू V ओनली। क्लियर? अच्छा, अब चार्ज विल बी इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स, चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा। बोलो सर कैसे? देखो ऐसे कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C भी होता है, ठीक। अभी कैपेसिटेंस तो बढ़ गई K टाइम्स, बट ये जो है अगर मैं नया चार्ज निकालूं तो आप ये देखो Q कितना हो जाएगा, अब जो वोल्टेज है वो तो नहीं घटा, तो आप ये समझे कि Q इज इक्वल टू सी भी है, तो जो नया Q डैश है ये कितना हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q, तो जो चार्ज होगा ना ये चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक अगर फिल है या इंसर्टेड है तो ये केस है, ये कंडीशंस हैं, ये आपको समझना है। क्लियर है? ये कंडीशंस आपको समझना है, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने बैटरी कनेक्ट रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। ये आपके नेसेसरी फंडामेंटल्स हैं आज के इस वीडियो के लिए। कुछ और पॉइंट्स हो जाते हैं जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो अभी कैपेसिटेंस मान के चलो 1/2, अगर हम नई वाली वो निकाल रहे हैं तो C डैश और ये V डैश का स्क्वायर करेंगे। अब U डैश यानी कि न्यू पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये अब काम कर जाए तब, अभी देखो न्यू पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें क्या करेंगे बताओ जरा मुझे, उसमें अपन C डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C, और V डैश की जगह क्या लिखेंगे, V बाय के का होल स्क्वायर, तो V स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे U डैश जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U बाय के, मतलब K टाइम्स घट जाएगी, K टाइम्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे K टाइम्स एनर्जी बढ़ जाएगी इस वाले केस में, जब बैटरी कनेक्टेड होगी तब। बस ये जो सारा खेल है, बस स्टार्टिंग अगर आप बेस समझ गए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पे, तो आप क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। तो बताओ ज़रा, क्या कह रहा है कि जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने फिल कर दिया या इंसर्ट कर दिया प्लेट्स के बीच में, एक चार्ज कंडेंसर है यानी कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के आने से डिक्रीज हो जाती है, कितनी, डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, वेयर K इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है आपको, बस पॉइंट्स पहचान लेने हैं कि यहाँ पर देखो कितने पॉइंट दिए हैं, A B C D। देखो मैं कुछ नहीं करता, मैं बस सिंपल सी बात जानता हूँ कि यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, A और B के बीच में एक कैपेसिटर है ना, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, B और D के बीच में एक कैपेसिटर है। तो देखो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे A B के बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है, B और D के बीच में एक कैपेसिटर है और B और C के बीच में भी एक कैपेसिटर है। तो क्या करा कि B और C के बीच में एक कैपेसिटर हमने लगा दिया। इसके बाद क्या है,
बी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर, अब डी कहाँ बनेगा, डी कुछ यहीं पे बन पाएगा, ठीक है, बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है। ध्यान से देखो, ए ये रहा, ए और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो ये हमने ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, क्लियर है। अब देखो सी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। वैल्यूज अगर हम देख लें, अगर हम वैल्यूज देख लें तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि वैल्यू जो है, वैल्यूज की हम बात करें, सारे कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड के हैं, बस बीच में जो लगा है बी एंड डी के वो 8 माइक्रोफैरड का है, तो ये कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरड का हो गया, बाकी सबकी वैल्यूज 4 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड है, समझना ये चल रहा है। अभी देखो, अभी आपसे पूछ रहा है कि ये 5 कैपेसिटर जो लगे हैं इनके कॉम्बिनेशन की आपको नेट कैपेसिटेंस बतानी है, तो कैसे करेंगे अपन, तो देखो अपन ऐसे करेंगे कि सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो कि यहाँ से देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q बाय C, ये होता है ना। अब देखो ये 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर हैं, या चलो मैं आपसे ऐसा बता दूं, कभी भी चार्ज के रास्ते में, करंट के रास्ते में कोई भी रुकावट आती है, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो रजिस्टर हो, तो हमेशा वहाँ पोटेंशियल चेंज होता है ना। तो आप यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक चार्ज ट्रैवल करेगा, ठीक, तो एक्चुअल में क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। अब 4 माइक्रोफैरड को पास होने के बाद जितना पोटेंशियल यहाँ तक पहुँच पाएगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इसने भी तो 4 माइक्रोफैरड को पास करा है, तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा लेट्स से, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और इस ब्रांच में यानी कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। अब कोई चार्ज नहीं जाएगा तो इसके जो सिंप्लीफाई सर्किट बनाएंगे उसमें अब बस हमें ये समझ में आ रहा है कि ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच में एक कैपेसिटर है, इसके बीच में एक कैपेसिटर है, इसके बीच में एक कैपेसिटर है, ए बी सी और ये डी। तो ये आप ये देखें कि ये कैपेसिटर किस में हो गए, अभी ये कैपेसिटर सीरीज में हो गए और ये कैपेसिटर सीरीज में हो गए। तो अगर हम दोनों को देखेंगे कि वैल्यूज क्या है, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू आधी हो जाती है, तो इन दोनों को अगर हम इक्विवेलेंट करेंगे तो ये 4 से क्या बन जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। ये दोनों सीरीज में है, ये 4 इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस सेम होंगे, जुड़ जाएंगे। अब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4 माइक्रोफैरड। बताओ जरा, क्लियर है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उस पर नोट्स मैं आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम जो हमारा चैनल है अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है आपको, क्लियर। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है देखते हैं जरा। देखो क्या दिया जा रहा है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस डी। देखो आप सभी समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जो फोर्स है ये डिक्रीज हो जाता है, कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, सो आंसर विल बी ए डिक्रीजेस बाय के टाइम्स, क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है, ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X and Y have same area of plate and same separation between plates. X has air and Y with dielectric constant 2 between its plate. They are connected in series with battery of 12 volt. देखो यहाँ पर ऐसा दिया जा रहा है कि इसने बताया कि दो कैपेसिटर X है और एक ये Y है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक है। तो आप देखो उसमें क्या बोल रहा है कि दोनों की एरिया सेम है और दोनों की प्लेट के बीच की सेपरेशन सेम है, तो दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन X में उनने एयर रखा है तो K की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे,
क्लियर। और y में क्या भरा गया है, y वाले कैपेसिटर में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करा गया जिसकी वैल्यू है 2। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास इतनी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो x की कैपेसिटेंस होगी वो c होगी और y की कैपेसिटेंस होगी ये 2c होगी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर। चलिए अभी आगे क्या दिया जा रहा है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैपेसिटर x है, ये कैपेसिटर y है और इसकी कैपेसिटेंस अगर c है, सी एक्स इज इक्वल टू सी, तो इसकी कैपेसिटेंस सी वाई इज इक्वल टू 2c हो जाएगी क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट है। इसके बाद यहाँ पर इसकी का जो वोल्टेज है कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई, तो दोनों में कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी ये हमें बतानी है। तो इसके लिए बहुत साधारण सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स अपॉन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाई। देखो एक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ये कितनी होगी, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अभी एक्चुअल में क्या है कि अगर हम ऐसा देखें कि दोनों के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर, इसके लिए हमें वी निकालना पड़ेगा। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सीरीज में क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं होती हर कैपेसिटर के अक्रॉस। देखो तो फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन सीरीज में चार्ज कैसा रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चार्ज सब पे सेम रहता है। फॉर सीरीज आप लगा सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। कैसे बना ये फॉर्मूला, ऐसे बना, हाफ सी की जगह आता है क्यू वी और वी स्क्वायर की जगह, अच्छा सॉरी, सी की जगह आता है क्यू बाय वी और वी स्क्वायर की जगह इतना है, पक्का क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो सी की जगह क्यू बाय वी आया, बिल्कुल सही किया अपन ने। वी से ये वी कट गया, हाफ क्यू और वी की जगह फिर से हम लिख सकते हैं क्यू बाय सी, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। क्लियर है ना, इस फॉर्मूले को अपन यूज़ कर सकते हैं। तो और अगर हम चाहें तो इसको भी जो है v के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ज़रा, तो अभी क्या है, जैसे अपन यहाँ पे लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स कैपेसिटर, तो दिस विल बी क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि हमें पता है कि दोनों के पास चार्ज सेम है। अब एक्स कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाय 2c, एक्स की वैल्यू हमने ले ली c। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन y विल बी क्यू स्क्वायर बाय 2cy, क्यू स्क्वायर बाय 2cy, तो 2cy की वैल्यू कितनी है 2c, तो इट विल बिकम 4c। तो अगर हम यहाँ पर जो है रेशो निकालेंगे ux बाय uy तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c इंटू 4c अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यू एक्स अपॉन यू वाई का जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 2:1, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जिसके अंदर, और इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि यू एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू वाई। इसका मतलब ये है कि आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जिसकी अंदर जो है कैपेसिटर जिसके अंदर ये इंसर्ट करा गया, क्या इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। आपने ये भी देखा कि जो x की पोटेंशियल एनर्जी है 2 टाइम्स है किससे, y की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से घट जाती है। क्लियर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब याद रखिए कि केस कौन सा पूछा जा रहा है, बैटरी कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, तब जो है आप बताएंगे कि एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रही है, घट रही है।
क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं ज़रा। ये सभी क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट हम ले रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज्ड बाय बैटरी विद V वोल्ट आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। कह रहा है कि आपने कैपेसिटर को चार्ज करा और जो है V वोल्ट इसमें आ गया, आपने उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है बताओ जरा, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ईमानदारी से बताओ इसका आंसर क्या होगा खुद से। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम्स, K टाइम्स। ये मत बोलना कि बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा K टाइम्स। और अगर बैटरी लगी होती, बैटरी रिमेन कनेक्टेड होती, तो पोटेंशियल V का V ही रहता, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक, 36 हो गया आपके पास, अभी 37। ये 2021 CBSE टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि एक बैटरी है, एक कार की बैटरी है जो कि 12 वोल्ट जिसकी सप्लाई है, या कहें कि 12 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें जो एनर्जी स्टोर है ये कितनी है, 7.2 × 10⁵ जूल, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। द चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी इज, तो इस बैटरी से कितना चार्ज पास होगा। क्लियर। देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है कि ये एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। यहां पर दी जा रही एनर्जी की वैल्यू, ये तो हो गई V की वैल्यू या डेल्टा V की वैल्यू, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। इसके बाद कह रहा है एनर्जी, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है दैट इज 7.2 × 10⁵ जूल। क्लियर। क्या पूछ रहा है, चार्ज कितना है। क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन दे। हाँ बिल्कुल पता है। एक्चुअल में जो एनर्जी जो होती है ना, ये क्या है कि भाई ये बैटरी इतना वर्क कर सकती है। क्लियर। तो बस आपको क्या करना है, आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला, डेल्टा V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो हमें चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज निकालना तो हम ये करेंगे Q इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा V। क्लियर। W की वैल्यू क्या है, वर्क कितना करके दे रही है बैटरी, या कितना कर सकती है, जितनी इसके अंदर एनर्जी है 7.2 × 10⁵ जूल। ठीक, उसके बाद डेल्टा V कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी चार्ज इज इक्वल टू 6 × 10⁴, 0.6 था, और ये चार्ज है तो हम इसको कूलम में पुट करेंगे वैल्यूज। क्लियर है नाउ। तो ये आपका हो गया, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पहचानना था और आंसर इसमें लिखना था। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा खुद से भी करेंगे आप। और ये क्वेश्चन फिर से टर्म 1 CBSE ने पूछा हुआ है, ठीक, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ये सोचा करें कि सोचो कि अगर 2021 में इस तरह क्वेश्चन आया है तो 2024 में भी आ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस सीरीज़ को फॉलो करें और मेरे साथ में आप जो है प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर निकालें, वीडियो को पॉज करें और बताएं कि सर मैंने आपसे पहले करने की कोशिश करी, आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ट्राई ज़रूर करना है। चलिए, तो क्या बात यहाँ पर कही जा रही है क्वेश्चन में, यहाँ पर कि एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको हमने 200 वोल्ट से कनेक्ट करा हुआ है। यदि इसकी कैपेसिटेंस को 2 माइक्रोफैरड से x माइक्रोफैरड कर दी जाए, मतलब इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड से x माइक्रोफैरड कर दी जाए, तो इसकी जो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना, ये इतनी हो जाएगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। तो जो ऑप्शंस हमें दिए जा रहे हैं ना, उन ऑप्शंस में, हालांकि क्वेश्चन CBSE ने टर्म 1 2021 में पूछा है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं इनमें इसने कुछ गलती कर दी है। क्या गलती करी है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर इनको जो वैल्यू ऑफ x जो पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइक्रोफैरड नहीं लिखना चाहिए। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। x की वैल्यू हम सही निकालेंगे, बट अगर वो ये पूछते कैपेसिटेंस विल बी, तो ये आंसर माइक्रोफैरड में हो सकता था। ठीक,
ये आंसर माइक्रोफेरेड में हो सकता था। देखो मैं जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही सॉल्व करूंगा और आप बताना कि सर ये एकदम सही है कि नहीं है। बुक्स में भी इसको गलत पब्लिश कर दिया गया है, कई सारी बुक्स में मैंने देखा हुआ है इसको, तो आप एक बार इसको देखेंगे कि करना क्या है। क्लियर है? ऑल्दो इस क्वेश्चन में करेक्शन है। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यहां पर क्या कहा गया है, वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी। वेरिएबल कैपेसिटर है जो कि 200 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 2 माइक्रोफैरड टू x माइक्रोफैरड, क्या कहा जा रहा है, कैपेसिटर 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, यदि इसकी कैपेसिटेंस को 2 माइक्रोफैरड से बदल के x माइक्रोफैरड, मतलब उसने बोला है कि x माइक्रोफैरड ऐड करना है, x माइक्रोफैरड में बदल दिया जाए तो एनर्जी जो डिक्रीज हो जाएगी ये 2 जूल हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू में निकालनी है। क्लियर है? तो आप समझो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को जब तक फील नहीं करोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस होगी 2 माइक्रोफैरड, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हम निकाल लेंगे। क्लियर? कह रहा है कि यदि हम इसकी कैपेसिटेंस को 2 माइक्रोफैरड से x माइक्रोफैरड में कन्वर्ट कर दिया जाए, x माइक्रोफैरड में बदल दिया जाए, तो जो भी इसकी एनर्जी थी उसमें से 2 × 10⁻² जूल एनर्जी घट जाएगी। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो बस यही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि लेट्स से पहले इसकी कैपेसिटेंस थी U1, इसमें से अगर हम 2 × 10⁻² जूल अगर घटा देंगे तो इसकी जो पहले इसकी एनर्जी थी, तो इसकी जो एनर्जी है वो U2 यानी कि x माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस की जितनी बन जाएगी। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं लिख सकता हूं हाफ C v² माइनस, यहां पर देखो -2 × 10⁻² इज इक्वल टू U2 की जगह हाफ C की जगह मैं क्या लिखूंगा, चलो यहां पे लिख देता हूं C v²। क्लियर? ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, हाफ, यहां पर एक काम कर सकते हैं C1 v1², या छोड़ो हाफ C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। देखो 2 माइक्रोफैरड लिख के दिया है साथ में, तो हम माइक्रोफैरड साथ में लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड माइनस करना है। अच्छा v² की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगी 40,000, 4 × 10⁻⁴ माइनस 2 × 10⁻² एज इट इज इक्वल टू 1/2। C2 की वैल्यू कितनी है, x माइक्रोफैरड। देखो उनने सिर्फ x नहीं लिखा, x माइक्रोफैरड लिखना है। तो आपने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है, आपका मन क्या कहता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे x लेना चाहिए कि x माइक्रोफैरड लेना चाहिए? बताओ, आप बताओ मुझे क्या लेना चाहिए यहाँ पे, x माइक्रोफैरड, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है ना, x माइक्रोफैरड लेना चाहिए। अब भले ही वो सही है गलत है, हमें अपने तरीके से चलना है बस। तो हमने यहाँ पे लिखा x माइक्रोफैरड, ठीक है, इनटू से एक साइन मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने x को ऐसा लिख लिया, माइक्रोफैरड 10⁻⁻�6। उसके बाद क्या है, हाफ C2 v², हाफ C2 v²। अगर v² की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है कि v² की हम बात कर रहे हैं तो फिर से कितना आएगा, 4 × 10⁻⁴। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको समझना है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा 4 × 10⁻, ये देखो सॉल्व करने के बाद -2, 4 प्लस के 6 माइनस के, -2 × 10⁻⁻² इक्वल टू बचेगा यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, x × 10⁻⁻6 में एज इट इज रखता हूँ, ठीक, और यहाँ पर ये आ गया 2 × 10⁻⁴। ठीक, चलिए तो यहां पर ये बचा 2, देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 × 10⁻²। यहां पर x को मैंने अलग रखा, 2 × 10⁻⁻6 प्लस का 4 तो -2। यहां पर आप ये देखेंगे कि इससे ये पूरा कट जाएगा तो x की जो वैल्यू बच रही है दैट इज 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहां पर वैल्यू ऑफ x इज 1, वैल्यू ऑफ x इज 1, x की वैल्यू 1 है, जबकि कैपेसिटेंस यहां पर क्वेश्चन में पूछना चाहिए था द वैल्यू ऑफ अनदर कैपेसिटेंस इज, हाँ, या वैल्यू ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज,
देखो तो यहां पर कैपेसिटेंस जो बनेगी, कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस है x माइक्रो फैराड। क्लियर, तो यहां पर x की वैल्यू 1 है, इस प्रकार से बन रही है 1 माइक्रोफैरड। आपको, आप बहुत जगह इसको चेक कर लेंगे, आपको कहीं भी इसका सही सही जो आंसर है इस प्रकार से नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के हिसाब से सभी लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, जबकि इसमें करेक्शन होना चाहिए। क्लियर है, बस लेकिन यह है कि जैसे आपके एग्जाम में आ जाए ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको ऑप्शन पे यही टिक करना है, अदरवाइज सॉल्व करेंगे तो अपन अपने तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर है, तो आप मुझे बताना कि आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं मैं। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स, दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिनकी रेडियस है a एंड b, जिनकी रेडियस क्या है, एक की रेडियस a है, दूसरे की रेडियस हम मान लेते हैं b है। क्लियर है, अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी आपको ये करना है, इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो में निकालना है। अगर आपको याद हो तो हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में भी करा था, लेकिन इस बार मैं आपको चलो दूसरे चैप्टर में दूसरे तरीके से करवा देता हूँ। क्लियर, तो आपके पास एक वो मेथड हो जाएगा, दूसरा मेथड ये हो जाएगा आपके पास। देखो क्या दिया जा रहा है कि आपको किसका रेशियो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये दोनों को हमने चार्ज, ये दोनों कंडक्टर हैं, अगर ये आइडेंटिकल होते, फॉर आइडेंटिकल कंडक्टर, आइडेंटिकल कंडक्टर, दोनों पे चार्ज होता ना, चार्ज ऑन बोथ कंडक्टर विल बी सेम आफ्टर कनेक्टिंग, मतलब कनेक्ट करने के बाद दोनों पे जो चार्ज हो जाता है वो सेम हो जाता है। बट फॉर नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर, वो कंडक्टर जो नॉन आइडेंटिकल है उनका साइज सेम नहीं है, नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर, चार्ज ऑन बोथ विल नॉट बी सेम। चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड, चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड अप टू, चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड अप टू पोटेंशियल until पोटेंशियल गेट्स सेम। दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाता है तो चार्ज जो है बराबर बराबर मतलब चार्ज जो है वहीं पे आना ट्रांसफर और रुक जाता है। तो मान लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस क्योंकि डिफरेंट रेडियस है तो C2 है। क्लियर, दोनों का पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन ये कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों पे चार्ज जो होगा, ये चार्ज इस पे Q1 आ जाएगा, इस पे Q2 आ जाएगा। क्लियर है, बस अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है A पर और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है B पर। कंडक्टिंग स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k क्यूब अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर या रेडियस का स्क्वायर, तो k क्यूब बाय a स्क्वायर। अब इसी के लिए करेंगे तो k क्यूब बाय b स्क्वायर। अब क्योंकि चार्ज दोनों पे अलग अलग होगा इसलिए हम यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 लिखेंगे। चार्ज अलग अलग क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा जब तक ट्रांसफर होगा, लेकिन क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है तो सेम पोटेंशियल पर दोनों के पास अलग अलग चार्ज होगा। क्लियर है, नाउ अभी समझना कि जब हम इसको पलट देंगे ऊपर ले जा करके तो k Q1 अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन k Q2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से ये कट जाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी EA बाय EB। याद करो, क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है, Q1 बाय Q2 नीचे चल रहा है, A ऊपर चल रहा है, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। जल्दी से बताना मुझे, क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है, हमने पार्ट चैप्टर फर्स्ट में हमने इसको करा था, पार्ट हो सकता है फर्स्ट है या सेकंड है, EA अपॉन EB इज इक्वल टू Q1 बाय Q2। अब चार्ज नहीं पता हमें चार्ज कितना होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है,
CV, तो C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वी से वी कट जाएगा तो ई ए अपॉन ई बी बच रहा है। C1 की जगह अब क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी इंटू, वही स्फेरिकल कंडक्टर की यही होती है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये, यहां से ये, तो जो हमारे पास जो आएगा ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू बी बाय ए। ये जो रेशो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला ये बी बाय ए इतना आ गया, ठीक है, R2 बाय R1, या इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 40 हमें इसमें क्या दिया जा रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका नाम है ए, जिसकी कैपेसिटेंस है सी, इसको हमने एक बैटरी से चार्ज करा और उसका जो वोल्टेज हो गया दैट इज वी। नाउ अभी क्या कह रहा है कि द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हमने हटा दिया और एक दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर लेकर के आए जिसकी कैपेसिटेंस है 2C और इसको हमने कनेक्ट कर दिया पहले वाले कैपेसिटर से। तो अभी हमें रेशो निकालना है कि दोनों पे फाइनल चार्जेस क्या होंगे, है ना, फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी, मतलब पहले जो टोटल चार्ज था वो तो Q होगा, अभी कनेक्शन के बाद दोनों पे क्या चार्ज होने वाला है वो हमें समझना है। तो इसको देखो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में कंडीशन क्या बनाई गई यहाँ पे, कि मान के चलो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि A है और ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है C। अभी हमने इसको वोल्टेज V1, स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है ये V वोल्टेज है, क्लियर, तो चार्ज भी होगा Q, ठीक ना। अभी क्या करा गया कि यहां पर ये इनिशियल केस है, कैसा केस है, ये इनिशियल केस है, इनिशियल स्टार्टिंग वाला केस है। फाइनल केस क्या है कि इसी कैपेसिटर में जिसकी कैपेसिटेंस C है एक और कैपेसिटर जोड़ दिया गया कुछ इस प्रकार से। हमेशा जब भी चार्ज होता है ना कैपेसिटर का तो इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है, क्लियर है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, जो कैपेसिटर इसमें जोड़ा गया इसकी कैपेसिटेंस है 2C, कितनी है 2C, ठीक, चलिए ये प्लस ये माइनस, क्लियर नाउ। तो अभी आपको समझना है कि यहां पर अब ये बताओ इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस 2C है, हाँ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जितना चार्ज इस पे Q1 है उतना ही चार्ज Q2 है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बस इतना है कि पहले वाले कैपेसिटर पे, ए कैपेसिटर पे जो चार्ज था क्या अब वही चार्ज रहेगा, क्या नहीं, अब तो अलग हो जाएगा ना चार्ज, क्योंकि चार्ज बट गया है, क्लियर है। तो इस पे हमने मान लिया कि इस पे चार्ज कुछ हो जाएगा Q1 और इस पे कुछ चार्ज हो जाएगा Q2, क्लियर है। अच्छा अभी इसका जो, क्योंकि जो इसका पूरा चार्ज था Q इज इक्वल टू CV, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था इस कैपेसिटर का वो था V, लेकिन आप खुद से सोचिए कि अब क्योंकि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला कैपेसिटर के साथ शेयरिंग होगी ना, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, चार्ज इसका कम हो जाएगा Q से, तो फिर इसका पोटेंशियल जो V है क्या वही रहेगा कि कुछ दूसरा हो जाएगा, तो आंसर है कि दूसरा हो जाएगा। तो हमने कहा ये पोटेंशियल बदल गया होगा तो V1 हो गया और इसका भी कुछ ना कुछ चार्ज होने के पास बाद पोटेंशियल हो गया तो V2 हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दोनों चार्जिंग के बाद इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी चार्जिंग प्रोसेस होती है तो हमेशा चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस दो बॉडीज का सेम ना हो जाए, है ना, दो पोटेंशियल जो, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, बढ़िया सा कलर पिक करेंगे, चलो तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज occurs until potential difference across capacitor
बिकम्स सेम, जब तक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। क्लियर नाउ? अभी आपको समझना है कि तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो V1 और V2 पोटेंशियल हमने माना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में सेम ही होगा। कैसा होगा? सेम होगा। V1 इज इक्वल टू V2। क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आया होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे आया होगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। क्लियर है? चलिए आगे हम देखो इसको बढ़ाते हैं, आप समझना। तो इसे जो सिचुएशन है आपको यहाँ पे बताना है कि पहले जो चार्ज था इस पे क्यों था, अभी इस पे और इस पे कितना चार्ज हो गया होगा, इसका रेशियो में निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी। क्लियर? नाउ फाइनल चार्जेस का रेशियो निकालना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो चार्ज है ये Q1 और Q2 दोनों को मिलाकर के जो चार्ज है वो कितना होगा? Q होगा। क्लियर है? इसके बाद आप ये देखिए कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि Q1 की जगह मैं लिख सकता हूं C1 प्लस V1, C1 इंटू V1, और Q2 की जगह मैं लिख सकता हूं C2 इंटू V2, Q की जगह लिख सकता हूं CV। तो अब आप यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है? C है। क्लियर है? ठीक। V1 और V2 एक ही है तो हमने इसको V1 को V1 लिखा रह दिया। C2 की बात अगर हम करें तो ये बात कितनी है? ये 2C है इसकी कैपेसिटेंस, और V2 की जगह हमने V1 पुट कर दिया तो C इंटू V आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 3C V1, और ये आ गया C इंटू V। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें जो मिलता है दैट इज V1 इज इक्वल टू V/3। V1 की वैल्यू कितनी आ गई? V/3। क्लियर है? चलिए तो अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि सर मुझे निकाल लेना है Q1 और Q2 का रेशो। किसका रेशो? फाइनल चार्जेस ऑन A एंड B। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नाउ Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 का की जगह आ गया C1 V1। तो Q1 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं C1 V1, C1 की जगह पे मैं लिखूंगा C, क्योंकि पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, और V1 की जगह लिखूंगा V/3। तो यहां पर मैं आप ये देखेंगे स्टार्टिंग में जो CV है ये क्या है? चार्ज है, कैपिटल Q। तो आप देखेंगे कि जो Q1 की वैल्यू है ये कितनी आ गई? Q/3। मतलब पहले जो टोटल चार्ज इस पे था Q, अब चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि इस पे चार्ज मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो उसके बाद इस पे जो चार्ज बचेगा दैट विल बी टोटल चार्ज का 1/3 पार्ट। क्लियर? इसी प्रकार से हम Q2 फाइंड करेंगे तो Q2 जो है दैट विल बी C2 इंटू V2, और V2 की जगह भी हम क्या, जैसे V1 की वैल्यू V/3 आई है तो यहाँ से V2 की वैल्यू भी क्या आई है? V/3। तो यहाँ पर हम ऐसे पुट कर सकते हैं इसको कि C इंटू, अच्छा C2 की जगह 2C और V2 की जगह V/3, तो V/3। तो यहाँ पर CV की जगह आपका Q और 2 की जगह 2, तो ये हो गया 2Q/3। तो इस प्रकार से अगर आप A का जो आंसर देखेंगे, ये जो पार्ट फर्स्ट का अगर आप आंसर देख रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा? फाइनल चार्जेस A और B पर, या Q1 जो हमने Q2 रखा है, ये अगर हम ऐसा बोलें जो Q1 Q2 हमने रख दिया, QA Q2 आप ले लें इसको, ये कितना हो जाएगा? Q1 की वैल्यू Q/3 और उसकी वैल्यू 3Q/2। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, तो Q1/Q2, या इसी को हमने बोला QA/QB, ये बराबर हो गया किसके? 1/2 के। मतलब इस पे जो भी चार्ज है, पहले वाले पे जो चार्ज है आप समझें, ये दूसरे वाले के चार्ज से आधा आएगा। क्लियर है? कितना आएगा? आधा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप करते रहें मेरे साथ में, है ना। अगर हम चाहें तो जल्दी जल्दी भी भगा सकते हैं, है, ताकि आपका एकदम छोटा सा रिवीजन हो जाए। लेकिन जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उस पर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है ना? सभी बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें। अभी इसका पार्ट बी देखेंगे अपन, और इस पार्ट बी में मैं आपको बता दूं कई जगहों पर, इवन आप इंटरनेट पे देखेंगे तो कुछ बच्चे जो किसी वेबसाइट पर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर दे देते हैं, वो गलत है।
क्लियर। तो अभी क्या है ना, देखो एक्चुअल में क्या है, ऐसे मान के चलिए कभी कोई आंसर की निकल के आ गई कहीं से, सभी फिर उसी को फॉलो कर देते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन, देखो रेशो किसका निकालना है पार्ट बी में, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी, ए एंड बी में जो टोटल एनर्जी स्टोर हो चुकी है फाइनली, दैट स्टोर्ड इन ए इनिशियली, मतलब हमें रेशो निकालना है किस चीज का, हमें रेशो निकालना है ए और बी में फाइनली, यानी कि कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है, और इसकी कंपैरिजन करनी है जो ए में एनर्जी स्टोर थी इनिशियली। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करना कि ए की एनर्जी और बी की जो फाइनल एनर्जी उसका रेशो नहीं निकालना है ना। देखो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने इसको जस्ट मैं आपको बताऊं, ये मैंने इसको सॉल्व कर रखा था, क्लियर है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, बट फिर मैंने अभी आंसर मिलाया इसका, तो आंसर मुझे कुछ मिलता जुलता नहीं दिखा, फिर मैंने इसको थोड़ा सा देखा, हर जगह वही चीज मिल रही थी जो कि गलत है। अगर आप इसको ढंग से देखें तो आपको सही चीज क्या समझ में आ रही है, एक बार और पढ़ाऊंगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी, ए और बी में फाइनली जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है फाइनली, जिसकी कंपैरिजन करनी है ए के साथ, जो ए में जो चार्ज मतलब जो भी एनर्जी स्टोर थी इनिशियली पहले वाले केस में, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें अब समझ गए होंगे आप, और इसका प्रूफ ये भी है कि सीबीएसई ने इस पिछले कई सालों में भी ना कॉम्बिनेशन में और इनिशियल केस में जो है एनर्जी स्टोर्ड का रेशो पूछा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे तो साफ साफ समझ में आता ही है कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, रेशो किस किस का निकालना है। तो आपको ए और बी का सादा सादा रेशो निकाल देना है, ए और बी की फाइनल एनर्जी फाइंड आउट करो, और फिर उसके बाद ए की जो इनिशियल एनर्जी है उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। देखो क्या करना है, हमें इतना काम करना है कि U फाइनल एनर्जी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, U1 प्लस U2 फाइनल एनर्जी इतनी होगी, U फाइनल, U1 मतलब ए वाले की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है, ए वाले की बात कर रहा हूं, ठीक। तो मैं यहां पर बोल दे रहा हूं कि हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये चलेगा, क्लियर। नाउ U फाइनल इज इक्वल टू 1/2, C1 की वैल्यू C है, V1 की वैल्यू V/3 का स्क्वायर चल रहा है, प्लस यहां पर हाफ C2 की जगह 2C आएगा और V2 की जगह V/3 का स्क्वायर आएगा। इसके बाद U फाइनल इज इक्वल टू 1/2, कॉमन कॉमन ले सकते हैं अपन, सारी चीजें कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ CV/3 का होल स्क्वायर यानी V स्क्वायर अपॉन जो 9 है ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें कॉमन ले ली तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2। तो जो फाइनल जो एनर्जी स्टोर हुई है ये कितनी हुई है, हाफ CV स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 3 से ये कट जाएगा, तो जो फाइनल एनर्जी स्टोर हुई है दैट इज U फाइनल इज इक्वल टू 1/3 इंटू हाफ CV स्क्वायर, 1/3 क्योंकि 9 कट गया था उसका बचा है, क्लियर। नाउ इनिशियल जो ए में एनर्जी स्टोर थी, इनिशियल एनर्जी stored in A, क्लियर। नाउ इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए, तो इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी, ये है U1, मैं इसको मान लेता हूं, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, और पहले तो जो V1 था इनिशियली, जो V था इनिशियली जो कैपेसिटर एक ही था, तो हाफ CV स्क्वायर, और पोटेंशियल डिफरेंस तो V था, तो बस अगर मैं U2/U1 करूंगा, या चलो मैं इसको इनिशियल लिख देता हूं, तो U फाइनल अपॉन U इनिशियल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास हाफ फाइनल कितना है, हाफ CV स्क्वायर 1/3 इंटू हाफ CV स्क्वायर अपॉन में है ये हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहां से कट जाएगा, तो U फाइनल अपॉन U इनिशियल जो बचेगा दैट विल बी 1/3, ये रेशो हमारा निकल के आ रहा है। अब अगर आप ऐसा करते हैं ना, अगर आप ऐसा करते हो कि आप ए और बी का रेशो निकाल लो अलग अलग,
तो 1/2 आ जाएगा आपको, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जो कराया गया है आप वैसे ही करें। क्लियर है? नाउ अभी हम नेक्स्ट आ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सीबीएसई ने ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, सैंपल पेपर में, ठीक, 2022 में। अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड नियर ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमें क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये -q चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास एक +q चार्ज है। क्लियर है? नाउ इसके बाद क्या हो रहा है आप सभी समझते हैं। यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कुछ इस तरीके से बनती हैं, इस तरीके से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, और भी बहुत सारी लाइंस हम बनाते हैं। ये सभी लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हैं और यहाँ से बाहर निकलती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बना दें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखो -q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड है और पॉजिटिव से दूर की साइड जाएगी, तो बीच वाला जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं पास पास में होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखो आप देख रहे हैं बाहर की साइड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाहर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये दूर दूर जा रही हैं, जबकि अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होती हैं, पास पास में होती हैं। सेम हम यहां पर कर सकते हैं, सेम काम हम यहां कर सकते हैं, बट यहां पर क्या हो जाएगा, स्मार्ट वर्क, ठीक है, सेम हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो बना दिया। क्लियर? अब जैसे अपन और पास पास में आ जाते हैं, तो जैसे मान के जो लाइन यहाँ पे टच करने लगी तो हम क्या करते हैं कि अब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती, तो इस प्रकार से ये ऐसे बना देते हैं आखिरी लाइन। और लेकिन ये कब बनाते हैं, जब ये दोनों चिपक चिपक के पास पास में आ जाती हैं, अदरवाइज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नाउ अभी क्या करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज की, दो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। तो लेट्स से ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। अब आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है तो ये +q और ये +q हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी कैसे होगी, ये रिपेल करेगी, ये रिपेल करेगी, ये इस तरीके से रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी ये कैसी हम बनाएंगे, ये बता देता हूँ। बीच में, क्योंकि आप देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, तो बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी ये कैसी बनेंगी, ये दूर दूर बनेंगी, ये कुछ ऐसी, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इस तरीके का, ठीक। इसके बाद जो आखिरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, देखो यहाँ पे बीच में कम है, बाहर कम है, और यहाँ पर ये इस तरीके से, ये देखो ये बना दिया अपन ने एकदम कछुआ छाप डिजाइन, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक। तो ये किसके लिए हो गई, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल, और यहां पर फॉर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। यहां पर जो पार्ट बी है इसमें क्या दिया जा रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एयर भरी हुई है प्लेट्स के बीच में। प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर। सेपरेशन जो है कितनी दी हुई है, 3 mm। तो हमें क्या, ये पार्ट बी है और इस पार्ट बी के 3 अलग अलग पार्ट्स हमें दिए हुए हैं।
क्लियर है। तो एक काम हम करते हैं कि इसको हम सेपरेट जो है स्लाइड पर ही रख लेते हैं, ठीक है। या चलिए 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 हम इसको एक काम करेंगे, रिसोर्स 49A4, चलो इसको सेपरेट स्लाइड में हम रख लेते हैं। सेपरेट स्लाइड में 49A4 है ना, चलो ये आ गए, है ना। डिजिटल पैनल का यही तो कमाल है, अरे क्या तभी तो मज़ा आता है इसमें पढ़ाने में। ये देखिए बी पार्ट में हम आ जाते हैं, बी पार्ट में। चलो ये बी पार्ट पूछा गया हमसे, छोटा कर लेते हैं। तो क्या है, इसी स्लाइड पे हमें तीनों पार्ट जो है मिल जाएंगे और हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्लेट्स का जो एरिया दिया है वो इतना दिया है, दैट मीन्स हमें ए गिवन है, ए की वैल्यू में गिवन है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। प्लेट्स का एरिया गिवन है। प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है ये भी गिवन है, जो कि है 3 mm। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -3 ये मीटर आ जाएगा। क्लियर, मिलीमीटर है तो मिली का 10⁻³ होता है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ε0A/d। क्लियर, कुछ अभी पहले केस में डाइलेक्ट्रिक वगैरह के बारे में कोई बात नहीं करी है। तो C इज इक्वल टू ε0 की वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻12। एरिया की वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻³ यही बताया हुआ है। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है प्लेट्स के बीच की, 3 × 10⁻3। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी बहुत सिंपल सा काम, इसको कैंसिल करना है, 3 दूनी 6। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या कैपेसिटेंस जो आ गई हमारे पास, ये आ जाएगी 17.70। इसका इससे इंटू करने पे यहाँ से कट गया तो इंटू 10⁻12 और ये क्या रहेगा, फैराड। तो ये 17.70 पिको फैराड हो गया, क्योंकि -12 को मतलब क्या होता है, पिको। चलिए इसके बाद इसका जो पार्ट बी दिया हुआ है, या सेकंड पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखते हैं जरा। इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया, 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। बी की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट है। इसके बाद क्या दिया जा रहा है, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, हर एक प्लेट पे कितना चार्ज है। तो चार्ज हमें निकालना है हर एक प्लेट पे। तो 100 वोल्ट सप्लाई दे दी, बहुत सिंपल है भाई साहब। कैपेसिटेंस हमने निकाली ली, चार्ज निकालना है। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू C की कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने निकाली ली है 17.7 10⁻12 और वोल्ट की वैल्यू कितनी, 100। तो यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा दैट इज 17.7 × 10⁻²। क्लियर है, -10 और ये कूलाम। इतने दिया हुआ है हर एक प्लेट पे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। थर्ड क्या दिया हुआ है, व्हाट वाज चार्ज ऑन ईच प्लेट, ऐसा नहीं होगा एक प्लेट, ठीक है, ठीक 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 CV, ठीक है ना। अभी देखो थर्ड क्या है, हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 3 mm थिक माइका शीट, मतलब 3 mm बीच की डिस्टेंस है और इतनी ही डिस्टेंस में एक माइका शीट जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है, इसको प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया, जबकि वोल्टेज सप्लाई को कांस्टेंट रखा है। देखो वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट रहने का मतलब है कि V की वैल्यू 200 ही है। तो माइका शीट को अगर हम जो है केस थर्ड की हम बात करेंगे तो आप सभी समझते हैं कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं ताकि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो जो C' होगी ये कितने K टाइम्स हो जाएगी C के, है ना। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कूलाम है और ये वाला जो C है वो कैपेसिटेंस है। C' इज इक्वल टू 6 टाइम्स बढ़ जाएगी 17.7 × 10⁻10 और C' की जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ जाएगी 17.7 में 6 का इंटू कर दो, 6 7 42, 42 46, 6 और 4 10, 106.2 इंटू 10⁻10 कूलाम, सॉरी फैराड। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू
अगर मैं ऐसा करूं कि इसको दो डिजिट छोटा कर दूं, 1.062, दो डिजिट मैंने इसको छोटा कर दिया, तो यहाँ इसको 2 डिजिट बड़ा कर दूंगा, मतलब यहाँ पे 100 का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 100 का इंटू कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁸, और कैपेसिटेंस है तो ये फैराड में रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन एक कर लेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है, तो यहां से आप समझ रहे हैं ना कि सीबीएसई या कोई सा भी बोर्ड हो, ये सेम टाइप के क्वेश्चन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, है ना, हर बार। चलिए, तो अभी क्या करना है आपको, यहां पे देखो, यहां पे देखो, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन 2 वेज। कह रहा है कि जो कैपेसिटर के बीच की जो स्पेस है ये 2 तरीके से भरी गई है ना, केस 1 और केस 2, 2 केस बताए गए। आप ये देखिए, इन द फर्स्ट केस, पहले केस में पूरे में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये भर दिया गया, और इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है, कितनी है, के है, ये पूरे में फिल्ड है। इसके बाद इन सेकंड केस, केस 2 में जो स्लैब है इक्वल थिकनेस वाली, इन केस 2 इट इज फिल्ड विद 2 स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस, इक्वल थिकनेस वाली 2 स्लैब हैं, ये K1 और K2, इस तरीके से इनको भर दिया गया। क्लियर? यानी कि 2 केस बताए गए, और यहां पर एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे में K भरा हुआ है, इसमें जो मीडियम है ये 2 पार्ट में भरा है, इसमें आधे में K1 है और आधे में K2 है। क्लियर? तो आपसे कहा जा रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन 2 केसेस। भाई साहब, हम सब जो है भूल जाएंगे, बस ये बात नहीं भूलेंगे कि इन दोनों केसेस में जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि पहले वाले केस में कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और यहाँ पे K मीडियम को इंसर्ट करा है, तो पहले वाले केस में जो कैपेसिटेंस है दैट इज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो दूसरे वाले केस में भी कैपेसिटेंस जो होगी इन दोनों को मिला करके, है ना, वो भी कितनी है, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यानी कि दोनों की जो वैल्यू आ रही है ना वो वैल्यू सेम है। ठीक, अच्छा, तो उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन K,K1 एंड K2। इस वाले केस की जो कैपेसिटेंस है ये इस वाले केस की कैपेसिटेंस, दोनों कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन ये जो K,K1, K2 के बीच में जो रिलेशन है ये आपको बताना है। क्लियर? कंडीशन समझ गए कि दोनों ही केसेस की कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन इसमें पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसमें आधे आधे में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। देखा कि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन है तीनों का वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ये केस 2 है, इन केस 2, कौन सा वाला केस, इन केस 2, इन केस 2 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केस 2 की, तो केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि ये जो आधा पार्ट है इसका, ये एक टाइप के कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा, और इसका आधा पार्ट ये दूसरे टाइप के कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। क्लियर? तो इन केस 2 बोथ पार्ट्स एक्ट एज टू डिफरेंट capacitors of capacitance C1 and C2। क्या समझे कि जो पार्ट से किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, C1 C2 की तरह, लेकिन इन दोनों की इक्विवेलेंट मिला जुलाने के बाद इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, C होगी। तो अब
and they are connected in capacitors of कैपेसिटी C1 and C2 in series। ये दोनों किस में जो है कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में जब कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है ये कितनी होती है, जरा इस पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, C है। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में जो दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड होते हैं उनकी कैपेसिटेंस कुछ इतनी होती है। तो दोनों की सीरीज में कनेक्शन से जो कैपेसिटेंस बन रही है वो C के बराबर है, क्योंकि लिख करके तो दे रहे हैं कैपेसिटेंस इन बोथ टू केसेस आर सेम। भाई इसी बात को एक सेंटेंस में भी मैं खत्म कर सकता हूं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छपना चाहिए, है ना। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, कि C इज इक्वल टू, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, C की जगह क्या पुट करना है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, इनटू में क्या है K। अच्छा, C1 की जगह तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय टू, D बाय टू, इनटू C2 की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय टू, क्योंकि ये आधे आधे पार्ट में डिस्टेंस में जो है फील्ड है ना, तो K1 आधे में और K2 आधे में। इसके बाद C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू ये है, तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज को हमने ऐसे ऐड कर दिया। अभी आप देखें कि यहां से कॉमन वॉमन कुछ निकल रहा हो तो निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ऊपर से कॉमन आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाय टू, ये कॉमन चल रहा है ऊपर, और अंदर क्या बचेगा फिर, अरे रे रे भाई साहब, ऊपर तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस मैंने साइड में निकाल दिया, इनटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाय टू। ठीक, K1 K2 को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, नाउ ऊपर ऐसा लिखा है, नीचे क्या है, नीचे कॉमन लेना चाहिए मुझे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाय टू, नीचे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या बच रहा है, K1 प्लस K2, क्योंकि यहां तो प्लस है इसलिए कॉमन ले लिया, ऊपर इनटू है इसलिए कॉमन नहीं ले पाया। क्लियर। चलिए, तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हमें पता पड़ेगा कि ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, एक वैल्यू बच रही है। अब यहां पर भी आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, जैसे कि K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय टू इंटू K1 बाय K2, और इसका इंटू हो जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2। ये D बाय टू है ना, ये D बाय टू कैंसल, ये D बाय टू कैंसल, बस ये बचा है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको पलट देंगे तो 2 कहां चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, D बाय टू है, इसको सीधा करके लिखेंगे, 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं यहीं से इस 2 को कहां भेज दूं, इस 2 को मैंने भेज दिया ऊपर। बस अभी क्या करा, यहां से इसको कैंसिल कर दिया, तो K की वैल्यू क्या बच गई, K की वैल्यू बच गई 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्लियर है, तो बस ये मेरे पास आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों केसेस में रिलेशन। क्लियर है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, बस इसको सॉल्व करना है। क्लियर। और बच्चे जो बार बार भूल जाते हैं वो यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में रहते हैं और फिर चीजें फिर समझ में नहीं आती। अगर आपने ये चीज समझ ली तो मुझे लगता है कि अब आप इसको ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 43, मतलब क्वेश्चन की काउंटिंग आगे पीछे है ना, लेकिन नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। जो जितने क्वेश्चन जरूरी हैं वो मैं आपको सारे करा रहा हूं और अच्छे से कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैं अपने लेवल पे आपको बेस्ट दे पाऊं, एकदम बेस्ट से बेस्ट। बस बदले में मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस ढंग से पढ़ते रहें। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है, यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K एंड K। 2 स्लैब हैं
जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2K और K है, ठीक। फिल द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट A एंड प्लेट D एज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। देखो क्या दिया हुआ है, बहुत सही बात दी हुई है। यहां पर आपको ये फिगर दे दिया और इसमें अब आपको थोड़ा ट्राई करना चाहिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने ये कर लिया तो आपको आसान लगेगा। यहां पर आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो D/3 सेक्शन में एक कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K भरा हुआ है, और 2D/3 में एक कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई लेट ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन करना है आपको। देखो कैपेसिटेंस के लिए वो करना है तो हम पहले ये मान लेंगे लेट टू सेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, टू सेक्शन ऑफ कैपेसिटर आर एक्टिंग एज टू डिफरेंट कैपेसिटर्स। ये दो सेक्शन जो कैपेसिटर के हैं, दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। टू डिफरेंट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, ऑफ कैपेसिटेंस कितनी कैपेसिटेंस वाले, C1 एंड C2, ठीक। देन C1 एंड C2 इन सीरीज एंड देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, और इन दोनों को मिलाकर की जो कैपेसिटेंस आ रही है, एंड देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, इन दोनों को मिलाकर के जो कैपेसिटेंस आ रही है वो देखो जरा कितनी है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। नहीं, ये दोनों सीरीज में है ना, तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सीरीज में कैपेसिटर्स का फॉर्मूला है। अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आप ये देखें कि आपको क्या मिल रहा है। C इज इक्वल टू C1 की जगह देखो क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय, देखो फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, D मतलब डिस्टेंस। अभी आप ये देखो कि ये जो पहला वाला कैपेसिटर है C1, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी ये कितनी डिस्टेंस फैला है, D/3 में फैला हुआ है, तो D/3 मैंने कर दिया। और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भरा हुआ है, 2K, ठीक है। चलिए, तो C1 की वैल्यू आ गई। C2 की वैल्यू को देख लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और ये कितनी डिस्टेंस में, 2D/3 में, 2D/3, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K। इसके बाद C1 प्लस C2 को हम करेंगे, तो C1 प्लस C2 में करना है, तो यही C1 की वैल्यू है प्लस ये रही C2 की वैल्यू, दोनों को हमने जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम यहां पर इसको बस सॉल्व कर लेंगे, जैसे आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो अभी करना है, ये देखो यहाँ पे समझना कि कॉमन ओमन लेने की जो प्रोसेस है वो अपन कर लेते हैं। ये 3 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि D/3 है तो 3 में D में तो इंटू हो नहीं सकता, तो चला जाएगा 3 ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K अपॉन 2D। क्लियर, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 3, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया मेरे पास यहाँ पर देखो, सिमिलरली ये भी यहाँ पे भी इसका इंटू हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो 6K एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस 3K एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, ये चल रहा है। क्लियर है। नाउ अभी अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर जो C है इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 अच्छा देखो यहाँ पर क्या हो सकता है ना, ये 3K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, अच्छा ये भी चल रहा है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर नाउ, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे कि 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D ये लिखा हुआ है, इंटू में 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D ये लिखा हुआ है, ठीक। अपॉन में क्या चल रहा है,
अपॉन में देखो अभी हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लें। देखो 3 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यहाँ पे है और 3 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम यहाँ से कॉमन ले, तो 3 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमने दोनों साइड से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 तो कॉमन निकाला है तो यहाँ पे बच गया 2, प्लस यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1/2। ठीक, तो बस देखिए जरा यहाँ पे बहुत कुछ सॉल्व हो गया। 3 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से ये 3 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल हो गया। क्लियर है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा देखते हैं जरा। तो c इज इक्वल टू, ये तो पूरा कैंसिल हो ही गया, 3 के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और नीचे बचेगा 5/2, है ना। 2 प्लस आधा होता है 2.5, और 2.5 मतलब 5/2, 5/2, बाकी आप एलसीएम भी ले सकते हैं। c इज इक्वल टू 3, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2/5 हो जाएगा, है ना, पलट जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6/5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये कैपेसिटेंस हो गई। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। ठीक, तो आपने ये देखा कि हमने दो अलग अलग क्वेश्चंस कर लिए, और आप यहाँ से देखो कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया 2020 में, 2 साल का गैप देखे, फिर ये क्वेश्चन 2023 में आ गया, तो आप ये देखें कि सेम काइंड के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सेम पैटर्न मेरे साथ लगा रहे हैं तो आपका उद्धार होना तय है, ये मैं कह सकता हूँ। ये क्योंकि हम साथ में मेहनत कर रहे हैं तो हम ये चीज को कह सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो आपको 2 पार्ट मिल रहे हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। आप कहेंगे सर 43 जो 2 के बाद और क्वेश्चन 43 44 कहाँ गए। तो जब आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस काफ़ी मिलते रहते हैं फिर। ठीक है, देखिए डेराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस 45 नंबर चल रहा है। भले ही हमने बीच में 1 2 3 क्वेश्चन जो है सीक्वेंस वाइज नहीं चले हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक में 2 क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हम एक वीडियो में, एक चैप्टर में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया से चलती रहे। ठीक है, देखो डेराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लेट्स। देखो क्या कह रहा है कि आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको एकदम ब्रीफ में शॉर्ट में बताऊंगा। ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में। आप सभी बच्चे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट कितनी होती है, बताओ जरा मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट कितनी होती है, जल्दी से बताओ। 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में या कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, इतनी, या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये होती है ना। अभी आपको देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक भाई, E इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर नहीं पढ़ा आपने, वहीं से लिया गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है d, इसके बीच में बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू, आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी की जगह हमने लिख दिया डी। वी इज इक्वल टू सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो प्लेट पे चार्ज कितना है, अपॉन में आ गया a, अपॉन में है एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने सिग्मा की जगह पुट करा, और ये d है। v इज इक्वल टू क्यू की जगह कितना होता है सी वी एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये रहा d। इसके बाद आप यहाँ पर देखो कि v से तो v कट जाएगा, तो यहाँ से c की जो वैल्यू आ गई दैट इज एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। अब क्योंकि एयर बीच में है तो k की जगह 1 पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये बस इतना हो गया, हमें इसमें और कुछ अलग से नहीं करना। क्लियर है। लैंग्वेज उम्मीद करता हूँ आप बच्चे बड़े हो गए हो तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज को इसकी, है ना। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरी स्लाइड पे ले आते हैं ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएं। पार्ट बी हम सेपरेट स्लाइड पे ले आते हैं, पार्ट बी हम सेपरेट स्लाइड पे ले आते हैं। तो ये 6534 65, ठीक है 6534, एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है।
6534। चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ये इसका पार्ट बी है। अब इस पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, ढंग से समझते हैं इसको, देख लो। इस पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। आपको इस नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ना, और आपको निकालना है हर एक कैपेसिटर पे चार्ज, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा। देखो, तो यहां पर आपके सामने जो आप देख रहे हैं वो क्या है कि जो कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, इसी कैपेसिटेंस है 100 पिकोफैरेड। ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। क्लियर है? नाउ ध्यान से समझना। अभी क्या है कि यहां पर ना ये 100 पिकोफैरेड, 200 पिकोफैरेड, ये इतना है। अभी आपको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है। तो सीरीज और पैरेलल का बड़ा ही सिंपल सा नियम ये कहता है कि जहां से चार्ज या करंट अलग अलग रास्ते में, अलग अलग ब्रांचेस में बट जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो पैरेलल में होते हैं, और जिन कैपेसिटर के अंदर सेम करंट फ्लो होता है वो सीरीज में होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो यहां से देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव दिखाया, ये बैटरी का नेगेटिव। सर बैटरी कौन सी है, ये बताई है कि बैटरी जो है ये 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली है। कितनी? 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगी हुई है। अब इसमें से ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो एक रास्ता इसको ये मिला, एक रास्ता इसको ये मिला। अब ये मत कहना कि एक रास्ता नीचे को मिल गया, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर, देखो ये चार्ज यहां पर आया, यहां पर आया, जब तक चार्ज नहीं होता तब तक की ये प्रोसेस है। इसके बाद जो चार्ज इन दोनों में फ्लो हुआ है वही चार्ज इसमें आया, क्योंकि बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रही है। दैट मीन्स आप ये समझ लो कि चार्ज जो इन दोनों में फ्लो हो रहा है, इन दोनों में मतलब इन दोनों ब्रांचेस में जो चार्ज है वो चार्ज इसमें अकेले में जा रहा है, सेम चार्ज। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है, ये वाला कैपेसिटर C4 इन दोनों के पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों में, ये दोनों तो पैरेलल में है। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों में जो चार्ज है ये अलग अलग ब्रांच में बट गया। तो अगर मैं इसका जो मतलब इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। एक ये कैपेसिटर, देखो ये सीरीज में, तो देखना ये 100, 200 पिकोफैरेड, ये दोनों सीरीज में। जब हम इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 100 पिकोफैरेड आएगी। तो ये 100 पिकोफैरेड हो गई, ये 100 पिकोफैरेड हो गई। और ये कितनी है? ये C4 अलग चल रही है, ये 300 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। क्लियर? ये 100, ये 200 को मिला के 100, और ये 100। इसके बाद ये दोनों क्योंकि पैरेलल में हो गए, अब पैरेलल में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 200 पिकोफैरेड, और ये 300 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 200 पिकोफैरेड और ये 100 पिकोफैरेड। अब ये सीरीज में, तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है वो क्या है? सीरीज में कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है वो ये है कि जैसे C1 C2, या मैं कहूँ कि ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों को अगर हमें एक सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 200 का इंटू, ज़्यादा डार्क चल रही है पेन, तो हम क्या करेंगे कि C नेट कैपेसिटेंस निकालना है, C1 C2 मतलब पहले दूसरे का इंटू पिकोफैरेड में है, तो मैं इसको पिकोफैरेड में ही रखूंगा। पिकोफैरेड इंटू 300 पिकोफैरेड अपॉन 300 नहीं है, 1 है, 100 पिकोफैरेड अपॉन 200 पिकोफैरेड प्लस 100 पिकोफैरेड। तो यहां से आप ये देखेंगे कैपेसिटेंस जो आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, दैट विल बी 200 इंटू 100 पिकोफैरेड इंटू पिकोफैरेड। ठीक है, तो आंसर आपका पिकोफैरेड में है, क्योंकि ऊपर 2 पिकोफैरेड है, नीचे 1 पिकोफैरेड रहेगी, कोई प्लस कर रहे हैं तो एक ही बचेगी। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा इसको। क्लियर है? बस मैंने ये इसलिए लिखा ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपके पास आ गया 200 इंटू 100 अपॉन में कितना है? 300। तो यहाँ से कट गया, तो C इज इक्वल टू 200/3 पिकोफैरेड। ये हमारा आंसर हो गया। ये इतनी कैपेसिटेंस निकल के आ गई। अभी हमें क्या करना है? डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे
चार्ज जो है हमें बताना है हर एक कैपेसिटर पे। क्लियर? अभी देखेंगे हर एक कैपेसिटर में हमें चार्ज बताना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि सबसे पहले हर एक कैपेसिटर पे चार्ज तो बता देंगे, लेकिन ये इसका पार्ट ए हो गया, डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। भाई चार्ज का फॉर्मूला ये होता है, लेट्स से ये ऊपर वाला कैपेसिटर C1 है, तो मुझे क्या करना है कि फॉर्मूला हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं बोलूंगा V1। अब वही बात है, अगर मुझे V1 निकालना है तो फॉर्मूला Q अपॉन C लगाना पड़ेगा, वो मेरे पास है नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अभी हम एक काम करते हैं देखो कि ये जो 100 पिको फैराड है ना, या पहले मैं एक काम करता हूँ टोटल चार्ज निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? टोटल चार्ज। क्यों सर ऐसा टोटल चार्ज निकालने से क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज निकालने से ये हो जाएगा कि यहां से जो भी चार्ज जो है, आधा चार्ज इसमें गया, आधा चार्ज इसमें गया, फिर ये दोनों चार्ज मिलकर के यहां आए। मतलब इस C4 कैपेसिटर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज टोटल चार्ज, है ना। तो अभी मैं टोटल चार्ज निकाल लेता हूं। तो टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा? टोटल चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V। टोटल चार्ज का फॉर्मूला टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस इंटू नेट वोल्टेज। तो Q इज इक्वल टू C की वैल्यू है 200/3 पिको फैराड है, तो 10⁻⁻12 पिको की वैल्यू, और ये हो गई 300। सॉल्व करने पे ये ऊपर बचा 100, यानी कि ये 100 की 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो हो गए 4 जीरो, तो 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ये हो गया मेरे पास जो है चार्ज की वैल्यू। किसकी वैल्यू? चार्ज की वैल्यू। टेक नाउ, मतलब इसमें इस वाले कैपेसिटर में जो चार्ज जो फ्लो होगा दैट विल बी Q इज इक्वल टू इतना। नाउ क्योंकि ये टोटल चार्ज भी है, और टोटल चार्ज ही तो दोनों में से घूम फिर के इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ के चलनी है। चलो भाई, साफ साफ अपन ने फिर से बना दिया, इसको जरूरत पड़ेगी तो फिर से यूज कर लेंगे। नाउ तो हम यहां पे लिखेंगे चार्ज इन कैपेसिटर C4 will be 2 into 10⁻⁸ कूलाम। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विल बी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये देख लो आप। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, या V4, चलो मैं इसको बोल देता हूं क्योंकि C4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये देखो Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो V इज इक्वल टू Q/C, तो Q4/C4। Q4 की वैल्यू कितनी आ गई जो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है? -8 कूलाम। C4 की वैल्यू कितनी है? 100 पिको फैराड। ये 100 पिको फैराड है ना, तो V4 इज इक्वल टू आ गया 10⁻⁸ और इधर 10⁻⁻10। V4 इज इक्वल टू ये 10⁻, तो V4 इज इक्वल टू आ गया 200 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इस कैपेसिटर 4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 will be 200 वोल्ट। क्लियर है? तो C4 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 200 वोल्ट। तो बचा हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर वाले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना निकलेगा? देखो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। अब देखो ये दोनों ब्रांचेस क्योंकि किसमें है, ये दोनों ब्रांचेस किसमें है? नीचे वाली ब्रांच और ऊपर वाली ब्रांच, ये दोनों पैरेलल में है ना। तो पैरेलल में, अच्छा ऐसे तो सीरीज में नजर आ रही है, बैटरी यहां लगी है ना ये, तो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच किसमें है? ये दोनों ब्रांचेस किसमें है? पैरेलल में। ठीक,
तो पैरेलल में हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये कॉमन रहता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 200 वोल्ट आ गया तो इसके और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये 100 वोल्ट होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। क्लियर? तो आप ये देखो कि इसके अक्रॉस, क्योंकि सेम वो है ना, तो इसके अक्रॉस 50 वोल्ट, इसके अक्रॉस 50 वोल्ट। अभी आप निकाल सकते हैं जो हर कैपेसिटर पे चार्ज है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर यहां पे मैं निकाल लूंगा Q1। तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। अभी Q1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 100 पिकोफैराड है, V1 की वैल्यू मुझे पता पड़ गई ऊपर 100 वोल्ट है। ठीक, तो Q इज इक्वल टू 100 वोल्ट है ना, -12, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलाम, 1 × 10⁻⁸ कूलाम। सिमिलरली अब आप इसके अक्रॉस निकाल लो, इसके क्रॉस निकाल लो भाई, कितना चार्ज आ जाएगा। इसका नाम क्या है भाई, ये लेट से C2 है, ये C3 है, ये दोनों सीरीज में है ना, बराबर वैल्यूज वाले हैं, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आधा आधा हो जाएगा। चार्ज अक्रॉस Q2, तो फॉर्मूला C2 इंटू V2। क्लियर है? इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है, तो Q2 की जगह कितना आ जाएगा, C2 की वैल्यू कितनी है 200 पिकोफैराड, और V2 की जगह इसके अक्रॉस 50 वोल्ट। तो Q2 की वैल्यू कितनी है ये आपको मुझे बताना है, नहीं बता पाओगे, 1000 10⁻12 5 दूनी 10, नहीं 50 × 200 10,000 आएगा। Q2 इज इक्वल टू 10⁻⁸ कूलाम, 1 10⁻⁸ कूलाम, और इतना ही चार्ज किस में आएगा, Q3 में जाएगा, तो 1 × 10⁻⁸ कूलाम। और वैसे भी निकाल सकते थे कि दोनों को जोड़ के दोनों की नेट कैपेसिटेंस कितनी है, और उसमें इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस का हम इंटू कर सकते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या अपना जो आंसर है वो सही आ रहा है। Q1 पे 1 डेड बार, ठीक है, Q2 पे इतना है, और Q3 पे इतना है। ठीक है, तो तीनों को मिला दे, 3 × 10⁻⁸ कूलाम आ रहा है, और Q3 पे एक मिनट एक बार और चेक कर लेते हैं। V4 चार्ज इन कैपेसिटर C4 विल बी इतना। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट। Q2 पे जो चार्ज है, द सेम चार्ज विल बी इन Q3, है ना, सेम ब्रांच में चार्ज होगा, सेम ब्रांच में इतना ही चार्ज Q3 पे होगा, तो Q3 पे भी सेम चार्ज 1 10⁻⁸ कूलाम। अगर टोटल चार्ज जोड़ेंगे तो इन दोनों को नहीं जोड़ना है, बस इन दोनों को जोड़ना है अलग अलग ब्रांच में, एक इसका और एक इसका। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, जो टोटल चार्ज ये रहा और इन दोनों को मिला के टोटल चार्ज बना है। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। टोटल चार्ज जोड़ने के लिए ये मत करना कि इन तीनों को जोड़ दें, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करना है। क्या हो रहा है कि इन दोनों में जो इतना चार्ज है वही चार्ज घूम के इसमें आ रहा है। ठीक, तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2015 में पूछा है, 2015 में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 C2 है। पहले इनको सीरीज में कनेक्ट करा, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। दोनों ही कंडीशन में 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया। जब इनको सीरीज में कनेक्ट करा तो 0.045 जूल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, और जब पैरेलल में कनेक्ट करा तो C1 C2 में जो एनर्जी स्टोर हुई दैट विल बी, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतनी एनर्जी स्टोर हुई। तो हमें C1 एंड C2 दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन वाले जो स्टेप है वो आपको याद रखना है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि पहले ने सीरीज में कनेक्ट करा, दूसरा ने पैरेलल में कनेक्ट करा, लेकिन हमें जिस तरीके से जो अपनी इक्वेशन होगी वो आसान लगेगी वैसे करेंगे। आप चाहो तो पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर लो, लेकिन उससे थोड़े से स्टेप बढ़ जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर देखो सीधी सीधी बात ये कही जा रही है, जब आपने पैरेलल में कनेक्ट करा तो 0.25 जूल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। तो
एनर्जी जो स्टोर हुई पैरेलल कॉम्बिनेशन में दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर। अब सी की जगह में लिखा कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अभी यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई ये इतनी हो गई 0.25 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। पैरेलल में C1 प्लस C2 लिखा जाता है कैपेसिटर को, मतलब कैपेसिटेंस को, और वोल्ट ये 100 को मैंने स्क्वायर करूँ 10⁴ आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0.5 अपॉन में आ जाएगा 10⁻, ये माइनस का, सॉरी 10⁴, माइनस का तो ऊपर जाके होगा C1 प्लस C2। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये C1 प्लस C2 की जो वैल्यू है ये इतनी हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके। अगर मैं इसको एक डिजिट बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ को एक डिजिट छोटा करना पड़ेगा, तो मैं इसको 5 इंटू 10⁻⁻5 बोल सकता हूँ। ये C1 प्लस C2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? इसके बाद क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप ये देखो, जब मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं ना केस 2 पोटेंशियल एनर्जी इन सीरीज, तो फॉर्मूला आता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, और सी की जगह में लिख दिया सी एस। क्लियर? तो यू एस पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है सीरीज में 0.045, और इसमें अगर 2 का N2 हो गया तो यहाँ पे सी एस बचा है। सी एस की जगह क्या लिखूंगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पे लिखा है 10⁴, तो ये कितना हो जाएगा 0.09। ठीक, 0.09, और ये 10⁴ आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा C1, अच्छा हाँ ठीक है, C1 C2, और ये C1 प्लस C2 का N2 हो जाएगा यहाँ पे। देखो ये वाले C1 प्लस C2 का N2 हो जाएगा यहाँ पे C1 प्लस C2। ठीक, 0.09 अपॉन 10⁴ ये है, तो 0.09 इंटू 10⁻, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा, C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है देखिए ज़रा, 5 इंटू 10⁻⁻5, और ये C1 C2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 9 45 45, तो 0.45 हो गया ये। ठीक, इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू C1 C2। हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर एक डिजिट बड़ा कर दें 4.5 कर दें, ठीक, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 C1 C2, ये इतना हो गया। तो मेरे पास ना अभी किस किस की वैल्यू हो गई, मेरे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू हो गई, मेरे पास C1 C2 की वैल्यू हो गई। अब मुझे C1 और C2 दोनों की वैल्यूज निकालनी है। देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हम पहले CS वाला केस लेते ना तो फिर हमें दोबारा से यहाँ पे जाकर के वैल्यूज पुट करनी पड़ती वापस से। हाँ, तो C1 प्लस C2 और C1 C2 की वैल्यू हो गई, C1 C2 की वैल्यू निकालनी है अलग अलग। तो अभी ऐसे केस में देखो मैं आपको बताऊं फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। ये अगर मुझे ध्यान से, C1 माइनस C2 की वैल्यू को अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। सर ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसे लिखने से क्या होगा, C1 और C2 की वैल्यू में मिल सकती है। कैसे, देखो मैं आपको बताऊं, देखो इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4 C1 C2 ये चल रहा है। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस का 2 C1 C2 ओपन कर नहीं पाएगा। C1 ये माइनस का C2 का होल स्क्वायर ये होगा, अपन ऊपर पे लगाया रूट, तो ओपन करेंगे तो C1 माइनस C2 निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि C1 माइनस C2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो C1 माइनस C2, C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻5, और ये इसका होल स्क्वायर माइनस 4। C1 C2 की वैल्यू क्या आ गई, C1 C2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, अब देखिए C1 माइनस C2 ये चल रहा है, यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, माइनस 16, ये 18 आएगा है ना कुछ। 4.5 का इंटू अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये 416 और ये 18। ठीक है, तो 18.0 ये चल रहा है, 18.0 इन 10 यानी कि 18 ही हो गया 10⁻⁻10। अगर 10⁻⁻10 बाहर निकल जाएगा कॉमन आके तो 10⁻⁻5 आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बच रहा है, 25 में से ये 18 जाएंगे तो 7 बच रहा है, तो 7 का इंटू हो जाएगा। ठीक, तो 10⁻⁻5 7 का इंटू अगर मतलब अगर अपन इसको जो है बाहर निकालेंगे रूट से तो ये आ जाएगा 2.64, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट आंसर पता है C1 माइनस C2। ठीक, और अब आप ये देखो, अब आपके पास C1 C2 की वैल्यू आ गई, C1 प्लस C2 की वैल्यू आपको पता है
ठीक है, और आपको C1 माइनस C2 की वैल्यू पता है। ठीक, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के आप वैल्यूज रख सकते हैं और आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, पक्का यही है, माइनस का 5 है, और C1 माइनस C2 की वैल्यू 2.64 इन 10 टू द पावर माइनस का 5। ठीक, एग्जाम आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको कंप्लीट करना है, कर दोगे? कर दोगे? कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो कुछ नहीं करना है, आपको एक काम कर लेना है, बस कहीं से भी इस इक्वेशन से या कहीं से भी आप C2 की वैल्यू निकाल लो, या एक काम कर सकते हैं, ये वैल्यूज है ना, अभी अपन दोनों को ऐड कर लें, एक मिनट, अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये 2C1 इज इक्वल टू ये 7.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5। C1 इज इक्वल टू 7.64 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 764 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, ये 1 382, यानी कि 3.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 फैरेड। ठीक है, दैट मीन्स 0.3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू निकाल दी, अब C2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। C2 की वैल्यू कितनी हो रही है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक, C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूँ, होमवर्क है। अब इसमें एक पार्ट और पूछा गया था, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो Q1 की वैल्यू क्या रहेगी, Q1 की वैल्यू रहेगी C1 इंटू V1, और यहाँ पर मैंने आपको C1 की वैल्यू निकाल के बता दी है 3.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5, और V1 की वैल्यू है, और क्योंकि देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज बढ़ जाएगा, तो V1 की वैल्यू 100, तो Q1 जो आ जाएगा दैट विल बी 3.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलाम, तो Q1 विल बी 3.82 मिली कूलाम। ठीक, होमवर्क आपका है Q2 की वैल्यू निकालना, क्योंकि Q2 के लिए आपको C2 की वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ से आप Q2 की वैल्यू निकालें, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करके बताना है। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार इसका आंसर मिलाना चाहूँगा। ठीक, चलिए 3 पॉइंट, ओके, जबरदस्त सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो ये 2020 सीबीएसई ने 2020 में पूछा है, और ये क्वेश्चन मतलब आप ये कहेंगे सर ये क्या हुआ। क्लियर, देखो यहां पर ना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो बस समझ लो खेल हो गया। बच्चे क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, आधे मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो सोचने का तरीका अपना क्या होता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि आपको ये डायग्राम मिल गया, पहले तो इतना बड़ा सा ही देख के आधे बच्चे हिल जाएंगे। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि आपको दिया गया है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिया गया है कि C1 और C4 दोनों की वैल्यू 44 माइक्रोफैरड है, 44 माइक्रोफैरड है। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, ठीक, ये लिख दिया मैंने 4 माइक्रोफैरड। इसके बाद क्या है कि C2 C3 C4 इनकी वैल्यू 22 माइक्रोफैरड है, 22 माइक्रोफैरड है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये ढूंढते हैं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। अभी भाई साहब बहुत दिक्कत वाली बात है कि मैं अगर यहाँ पे ढूंढूं तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, तो मैंने ऐसे बना लिया, ये मैं गलत कर रहा हूँ। आप हो सकता है सोचते हो कि हाँ सर ऐसे ए और बी बना देंगे, चलो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, तो अभी हम क्या करेंगे कि ए और सी के बीच में 2 कैपेसिटर लगा दिए, ठीक, और सी और डी के बीच में 1 कैपेसिटर लगा दिया, ये डी पॉइंट बन गया, ये सी पॉइंट बन गया, और डी और बी के बीच में 2 कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है,
और क्या है, अब देखो ए और बी से बैटरी कनेक्ट कर ली, निकाल लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। ठीक, ऐसे करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब कुछ बच्चे समझदार भी हो सकते हैं, तो वो ऐसे पकड़ लेंगे पॉइंट को कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो रास्ते में जब तक कोई रुकावट या रेजिस्टेंस नहीं आती तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए होगा। कितना होगा? ए होगा। इसका पोटेंशियल ए तो इसका पोटेंशियल भी ए होगा। अब मान के चलो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, रास्ते में रुकावट आ गई, देखो यहां से यहाँ पे रास्ते में बीच में कोई रुकावट नहीं तो इसका पोटेंशियल बी होना चाहिए। अब ये दिक्कत वाली बात है ना। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इतना आपको दिमाग लगाना नहीं है फालतू की चीजें, क्योंकि अपन को क्या पकड़ना है यहाँ पे, जैसे आप इसको देखेंगे आपको बिल्कुल 1 सेकंड में आपके दिमाग में जाना चाहिए कि जो भी चार्ज यहाँ पे आएगा, अब चार्ज या करंट इनको क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ। कैसा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो देखो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो इन कैपेसिटर में काहे को जाएगा, इनमें तो नहीं जाएगा। तो आपको समझना है कि ये शॉर्टेस्ट बिना रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल रहा है इसको, तो डायरेक्ट चार्ज यहां पहुंचेगा। इसका मतलब कभी भी चार्ज इनमें नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जो भी चार्ज, अब चार्ज को ये रास्ता तो पास करना ही पड़ेगा, तो कोई भी चार्ज यहां से बिना रेजिस्टेंस वाला पाथ, बिना रुकावट वाले पाथ से जाएगा वो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आप ये देखें कि यहां पर जो C1 C2 C4 C5 ये शॉर्ट सर्किट है। हियर C1 C2 C4 C5 आर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये कैसे हैं? ये शॉर्ट सर्किट है, इनमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्लियर? नाउ अभी बस C3 ही है सर्किट में, तो पहले वाले का जो आंसर हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो जाएगी ये हो जाएगी C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड ये वाले की। ठीक, मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा? सेकंड पॉइंट, चार्ज अगर हमें निकालना है तो भाई जितने कैपेसिटर में चार्ज आएगा बस उतना ही चार्ज ये लेगी, ये देगी बैटरी। तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV होता है। Q की जगह 2 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और वोल्टेज की जगह हम बात करेंगे यहाँ पे इतना है, तो Q इज इक्वल 5 दूनी 10 और 10 × 10⁻⁶, और Q इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁵ और ये कूलम आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन नेटवर्क। नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपको बताना। तो U इज इक्वल टू हाफ CV², तो U इज इक्वल टू हाफ 1/2 C की जगह 2 माइक्रोफैरड 10⁻⁶, और V² की जगह 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर ये आ जाएगा U इज इक्वल टू 2.5, एक डिजिट छोटा कर दिया, एक डिजिट बड़ा कर दो, -5, और ये जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। ठीक, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन बताना। थोड़ी सी पढ़ाई करो, इस टाइप के एक आध क्वेश्चन और लगा लेना। ठीक, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 3 के PYQ के साथ। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया प्रैक्टिस करें बढ़िया से। मेरे साथ में जो बच्चा PYQ सीरीज को मात्र फॉलो कर लेगा उस बच्चे का आधे से ज्यादा पेपर जब वो देखेगा तो एज इट इज मिलेगा, एज इट इज। क्लियर है? तो बस इतनी ही सी बात मैं कहना चाहूंगा, और कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं जरूर से आपका वेट करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।